प्रोडक्शन पढ़ेंगे। एक्सटर्नल कैरेक्टर और इंटरनल कैरेक्टर कंप्लीट हुआ और अपन पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। लाइकोपोडियम में तो रिप्रोडक्शन जो होता है दो प्रकार से होता है। एक तो होता है कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक होता है स्पोर्स के माध्यम से लैंगिक जनन जो होता है। स्पोर्स के माध्यम से नॉर्मल स्पोर्स के, इसको लैंगिक अलैंगिक नहीं बोलेंगे, स्पोर्स के माध्यम से जो जनन होता है। प्लांट बॉडी क्या होती है लाइकोपोडियम की? स्पोरोफाइट। मैंने बताया था मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट यानी द्विगुणित डिप्लॉयड होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन चार प्रकार से होता है, बल्बिल्स और गैमे के माध्यम से। बल्बिल्स को ही गैमा कहते हैं, ठीक है। गैमा या बल्बिल्स ये कहाँ पे, या तो मैंने कल जो पहले इससे पहली क्लास में आपको डायग्राम बनाया था लाइकोपोडियम का, इसका जो तना है स्टेम और क्या होता है लीव्स और रूट्स। आप लोग थी ना क्लास में, स्टेम रूट और लीव्स में विभाजित है। जो तना है वो नीचे की तरफ लेटा हुआ भी चल रहा है और ऊपर की तरफ खड़ा हुआ भी, ठीक है। प्रोस्टेट पार्ट भी है और इरेक्ट पार्ट भी है, और जो खड़ा हुआ पार्ट है वो ऊपर जाके विभाजित हो जाता है। डाइकोटमस ब्रांचिंग है, उसमें दो में विभाजित हो जाता है। तो तना जो खड़ा वाला पोर्शन है उसके शीर्ष पे बल्बिल्स पाई जाती है। जो तना है, जो खड़ा पोर्शन है, इरेक्ट पोर्शन है, उसके टिप पे ऊपर स्थान पे क्या उग जाती है? बल्बिल्स। और या फिर जो नॉर्मल पत्तियां हैं फोलिएज लीव्स, फोलिएज लीव्स जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। और कोन वाली जो लीव्स है वो फर्टाइल लीव्स होती है, जिनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। उस दिन बताया था ना, जो कोन का निर्माण कर रही है ऊपर की पत्तियां, वो क्या कहलाती है? फर्टाइल लीव्स, और उनको कहते हैं स्पोरोफिल्स। तो उनकी जो नॉर्मल लीव्स होती है उनके अक्ष पर भी बल्बिल्स उग जाते हैं, समझ गए। बल्बिल्स जो होती है ये ऐसी कलिकाएं होती हैं, कलिकाएं होती हैं जिनके चारों तरफ अलग से 4-5 पत्तियां जुड़ी रहती हैं, और वो पत्तियां गूदेदार होती हैं, फ्लैशी होती हैं। नॉर्मल पत्तियों से भिन्न होती हैं, गूदेदार होती हैं, फ्लैशी होती हैं, और ये बल्बिल है, ये पत्तियां हैं इसके चारों तरफ, ठीक है। यहाँ से इन पत्तियों में क्या भोजन इकट्ठा रहता है, भरा रहता है। लिखते जाइए आप लोग, हर चीज़ लिख लिया करो। पत्तियों के अंदर फ्लैशी जो लीव्स होती है गूदेदार, उसमें भोजन भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये बल्बिल जब टूट करके गिर जाती है, जब झड़ जाती है प्लांट्स में से, तो फिर ये नया प्लांट बनाना है, ओके, नया प्लांट बनाते हैं। तो बल्बिल्स के माध्यम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जो सेकेंड तरीका है वो है एडवेंटिशियस बर्ड्स। एडवेंटिशियस बर्ड, कोई भी बर्ड अलग से अगर बनती है, कलिका, कली अलग से बनती है तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस। तने के बिल्कुल नीचे बेस की तरफ कुछ बर्ड्स बन जाती हैं, कली बन जाती हैं, जिनको कहते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स, और ये जब टूट के गिरती हैं तो नया पादप बना देती है, ओके। तीसरा तरीका है फ्रेगमेंटेशन या डिके। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन और डिके का मतलब होता है सड़ना, ओके। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन। जैसे मैंने बताया था ये प्लांट है, इस तरीके से इसकी ये तना जा रहा है जिसमें बहुत सारी पत्तियां लगी हुई हैं, और ये ऊपर की तरफ जो है यहाँ से क्या डाइकोटमस ब्रांचिंग हो गई, यहाँ पे क्या है इसकी ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए ये यहाँ से ये प्लांट ओल्ड हो गया और यहाँ से सड़ना शुरू हो गया, सड़ते सड़ते ऊपर तक पहुँच गया। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, ये जो पोर्शन जुड़ा हुआ था ये दोनों अलग हो गए ना, सड़ते सड़ते जैसे ही ऊपर पहुँचा, ये दोनों पोर्शन जो अलग हुए ये अपना अलग अलग नया प्लांट बना लेंगे। जैसे ये अलग हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? नया प्लांट बनाएंगे। तो हमेशा जो डिके होता है, डिके यानी सड़ना, सड़ने वाला पोर्शन जब किस जगह पे पहुंच जाता है? डाइकोटमी। डाइकोटमी मतलब दो ब्रांचेस जहाँ से निकल रही हैं, जैसे उस स्थान तक पहुंचेगा वो दोनों शाखाएं अलग हो जाएंगी, और अलग होते ही फिर वो अपना नया पादप बना लेंगी। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है खंडन। किसी भी वजह से अगर ये प्लांट कहीं से भी टूट जाता है, किसी के कारण से,
टूट जाता है, कोई इंसेक्ट काट लेता है या कोई चीज़ उसके ऊपर लकड़ी वगैरह मोटी गिर जाती है तो वो टूट जाता है, तो टूटा हुआ पार्ट फिर से वापस से नया प्लांट बना लेता है, तो वो हो गया फ्रेगमेंटेशन। चौथा तरीका है रूट ट्यूबर। जो जड़ें होती हैं उस पर भी कुछ बड जैसी संरचना निकल आती है। ट्यूबर्स हमेशा अनिश्चित आकार के होते हैं और वो किस पे बनते हैं, जड़ों के ऊपर बनते हैं। लेकिन ये सारी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये कॉमन नहीं है लाइकोपोडियम, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, अलग अलग प्रजातियों, किसी में ये पाया जाएगा, किसी में ये होगा, किसी में ये होगा, किसी में ये होगा, है ना। तो अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ट्यूबर्स जब सेपरेट हो जाते हैं रूट से तो भी वो नया प्लांट डेवलप हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं स्पोर्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन। स्पोर्स, ठीक है, बीजाणु, बीजाणु के माध्यम से रिप्रोडक्शन। तो ये बीजाणु कहाँ पे बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, संरचना कैसी है। तो मैंने जब आपको पहली क्लास ली थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, सिरे का जो पोर्शन होता है लाइकोपोडियम के प्लांट का, वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कोन्स, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रोबाइलस। क्या बोलते हैं, स्ट्रोबाइलस भी कहते हैं, कोन भी कहते हैं, ठीक है। और वो कोन बहुत सारी पत्तियों से ढका रहता है। उन पत्तियों को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स। उन पत्तियों को स्पोरोफिल्स कहते हैं। वो पत्तियाँ छोटी होती हैं आकार में, कौन सी पत्तियों से, जो नीचे पाई जा रही है, फोलिएज लीव्स। फोलिएज लीव्स क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण में मदद कर रही हैं। उन फोलिएज लीव से उनकी साइज छोटी होती है, किसकी, स्पोरोफिल की। स्पोरोफिल की साइज थोड़ी छोटी होती है। जब पूरे के पूरे कोन के अंदर की संरचना को देखना है तो उसका एलएस काटना पड़ेगा, लंबवत काट, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन हमें कट करना पड़ता है। जब उस कोन का लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं तो हमको ये नजर आता है, ठीक है। यहाँ पे ये इधर को ये पूरा का पूरा तना आ जाएगा, यहाँ से तने के ऊपर ही है, ठीक है। ये तो स्टेम का पोर्शन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में जब हमने ये जो इस तरीके से था सिरे का पोर्शन, ये पूरा का पूरा क्या है, कोन, ये कोन है। इस कोन का हमने ऐसे एलएस काटा, इस तरीके से एलएस काटा, तो हमें क्या नजर आ रहा है, इसकी सेंटर में ये पूरा जो चौड़ा पोर्शन है इसको बोलते हैं कोन एक्सिस। कोन की एक्सिस, अक्ष, कोन का अक्ष। उसके बाद में आपको ये दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 1 2 3 4 5 6 जो इस तरफ दिख रही है, उस तरफ दिख रही है, ये है ये पत्तियां, इनको बोलते हैं हम स्पोरोफिल्स, ठीक है। प्रत्येक स्पोरोफिल के अक्ष में ये क्या है, स्पोरेंजियम। प्रत्येक स्पोरोफिल के अक्ष में क्या है, स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम, एक स्पोरेंजियम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये स्पोरेंजियम है। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या भरे हुए हैं, स्पोर्स, ठीक है। लाइकोपोडियम एक होमोस्पोरस कंडीशन प्रजाति है या जीनस है, होमोस्पोरस। इसको याद रखना, होमोस्पोरस का मतलब है जिसके सारे स्पोर्स एक ही साइज के होते हैं। बेटा लिख नहीं रहे हो, मैं लिखो। होमोस्पोरस कंडीशन का मतलब है जिसमें सारे स्पोर्स एक ही जैसे होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं सारे स्पोर्स, उनको बोलते हैं होमोस्पोरस कंडीशन। तो लाइकोपोडियम एक होमोस्पोरस जीनस है, ठीक है। दूसरे होते हैं, कई जीनस ऐसे भी हैं टेरिडोफाइट्स जो हेटेरोस्पोरस होते हैं। जैसे मैं आपको अभी वीडियो शेयर करूंगी इसके बाद में सेलाजिनेला का। सेलाजिनेला एक हेटेरोस्पोरस प्रजाति है, मतलब उसमें 2 प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं। 2 प्रकार के स्पोर्स मतलब बड़े स्पोर्स और छोटे स्पोर्स। बड़े स्पोर्स को बोलेंगे मेगा स्पोर्स और छोटे स्पोर्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो मेगा स्पोर होता है बड़ा स्पोर, माइक्रोस्पोर होता है छोटा स्पोर। मेगा स्पोर जिस स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा उसको बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम, समझ गए। और माइक्रोस्पोर जिस स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और ये मेगा स्पोरेंजियम में बनेंगे, माइक्रोस्पोर
माइक्रोस्पोरेंजियम भी बनेंगे, लेकिन होंगे एक ही कोन में। जैसे ये वाले तो मेगास्पोर हो सकते हैं, बाकी ऊपर के सारे माइक्रोस्पोर्स हो सकते हैं। हो सकता है एक साइड के सारे मेगास्पोर्स हो और एक साइड के सारे माइक्रोस्पोर्स हो। ठीक है, तो ऐसी जो स्पीशीज होती हैं, तो ऐसी जो प्रजाति जीनस होते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस जीनस। जैसे कि मार्सिलिया है, आप पढ़ोगे आगे, सेलाजिनेला है, ये सब हेटेरोस्पोरस प्रजातियां हैं। लेकिन ये लाइकोपोडियम क्या है? होमोस्पोरस, इसमें सारे के सारे स्पोर्स एक जैसे होते हैं। अब क्या होता है, जब ये स्पोरेंजियम का निर्माण होता है, स्पोरेंजियम का जब निर्माण होता है तो इसमें एक परत अंदर की होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल लेयर, कैपिटल लेयर। और अंदर जो बीजाणु हैं ये सारे के सारे अभी कहलाते हैं स्पोर मदर सेल। क्या कहलाते हैं ये? स्पोर मदर, मात्र कोशिकाएं, बीजाणु की मात्र कोशिकाएं। ये सारी की सारी डिप्लॉइड है। ये सब कैसी है? द्विगुणित है, क्योंकि आपका जो मेन प्लांट है वो कैसा है? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट का ये जो कोशिकाएं हैं, जितनी भी स्पोरोफिल की कोशिकाएं, स्पोरेंजियम की कोशिकाएं, सब कैसी होंगी? डिप्लॉइड होंगी, क्योंकि मेन प्लांट कैसा है? डिप्लॉइड है। तो सारी कोशिकाएं कैसी होंगी? डिप्लॉइड। तो जब ये अभी ये जो स्पोर्स बने हैं उससे पहले की बात बता रही हूँ, उससे पहले ये स्पोर वॉल है, स्पोरेंजियम की वॉल है, और अंदर की जो वॉल है उसको बोलते हैं कैपिटल लेयर। ये भोजन देता है, अंदर जो स्पोर्स बनेंगे उनको क्या देता है? ये भोजन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिटल लेयर का काम क्या होता है? कैपिटल लेयर हमेशा क्या करता है? भोजन देता है अंदर पनपने वाले बीजाणुओं को, स्पोर्स को। कैपिटल लेयर का एक ही काम होता है, न्यूट्रिशन प्रदान करना, भोजन देना। किसको? डेवलपिंग स्पोर्स को। लेकिन स्पोर्स बनने से पहले का जो चरण होता है वो किसका होता है? स्पोर मदर सेल का। ये सब क्या है? द्विगुणित है। अब प्रत्येक स्पोर मदर सेल में क्या होगी? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। प्रत्येक स्पोर मदर सेल में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन, यानी रिडक्शन डिवीजन, यानी मियोसिस होगी। और मियोसिस होने से एक स्पोर मदर सेल से कितने स्पोर्स बन जाएंगे? 4। तो प्रत्येक स्पोर मदर सेल इस तरीके से टेट्राड बनाएगा। ये देखिए, 1 2 3 और एक पीछे, इसको बोलेंगे टेट्राड ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स का टेट्राड। प्रत्येक स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा। उसके बाद में प्रत्येक स्पोर मदर सेल क्या बनाएगा? टेट्राड ऑफ स्पोर्स, यानी 4 स्पोर्स का झुंड। ओके, 3 दिख रहे हैं एक पीछे की तरफ। फिर बाद में ये सेपरेट हो जाएंगे, बाद में सेपरेट होकर ये सारे स्पोर्स बन गए। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, अब ये स्पोर्स बने हैं। और ये स्पोर्स कैसे हैं? अब हैप्लॉइड, क्योंकि क्या हो गया इसमें स्पोर मदर सेल में? डिप्लॉइड जो था उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। प्रत्येक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर्स बनेंगे। अब यहाँ पे स्पोर्स जो बन गए, अब वो स्पोर्स कैसे हैं? हैप्लॉइड है। ठीक है, अब क्या होता है जब ये मैच्योर हो जाता है, स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है, तो ये जो स्पोरोफिल्स है ये थोड़ी थोड़ी सूखने लग जाती है। स्पोरोफिल से ये क्या आएंगी? सूखेगी। सूखेगी तो इनकी साइज बढ़ेगी या छोटी होगी? छोटी होगी, तो यहाँ पे गैप आ जाएगा। जैसे बिल्कुल पास पास है ना, ये दूर दूर हो जाएगी, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। काफ़ी जब गैप आ जाएगा तो स्पोरेंजियम फट जाती है। स्पोरेंजियम क्या होंगे? फटेंगे और स्पोर्स निकल करके बाहर आएंगे। अब ये जो स्पोर्स हैं ये क्या बनाएंगे? डेवलप होके गैमेटोफाइट। स्पोर्स डेवलप होके क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। फिर आगे का हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ वो आपको मैं।